नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। 4% की रेपो दर और 3.35 की रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, स्टार्टअप पहल से रक्षा क्षेत्र में 4,70,000 रोजगार सृजित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बंगलुरु में अब से थोड़ी देर में संपन्न होने वाले एरो इंडिया शो में मौजूद रहेंगे। देश में 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में चायकाल तक 2 विकेट पर 140 रन बनाए। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई हैं जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। रोज जा रही हैं, आ रही हैं और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। कृषि कानूनों में अनुबंध कृषि के बारे में विपक्षी सदस्यों के कई प्रश्नों के जवाब में उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। कृषि मंत्री ने कहा कि देशव्यापी कोविड लॉकडाउन के दौरान देश ने अनुकरणीय अनुशासन दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णय और नागरिकों द्वारा उनका कड़ाई से पालन करना सराहनीय है, जिसके कारण रोगियों की स्वस्थ होने की दर काफी अच्छी रही है। श्री तोमर ने कहा कि देश ने पीपीई किट बनाने की अपनी क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव देखा और इन किटों को अन्य देशों को भी निर्यात करने की क्षमता विकसित की।
उन्होंने कहा कि भारत में कोविड के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत की गई है और दूसरे देशों को भी टीकाकरण में मदद करने की पहल की है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत की है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, जिसे 6 राज्यों में अग्रिम आधार पर शुरू किया गया, अब सभी राज्यों में विस्तार किया गया है। एनडीए सरकार के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए श्री तोमर ने कहा कि यूपीए शासन के विपरीत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मनरेगा के तहत किए गए कार्य देश में व्यावहारिक बुनियादी ढांचे विकसित करें। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत में स्व सहायता समूहों को गांवों में विकासात्मक कार्यों के लिए मजबूत बनाने के वास्ते आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत में जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत देश में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। श्री तोमर ने कहा कि केंद्र ने 6,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है, उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। श्री तोमर ने कहा कि ये एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में मदद करेंगे और साथ ही उन्हें अन्य सहायता प्रदान करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने देश में कृषि ढांचे के निर्माण और उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई 100 किसान रेलगाड़ियों ने भी किसानों की बड़े और लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद की है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि लोग वर्तमान सरकार के अंतर्गत लोगों की लोकतंत्र को लेकर अपेक्षाएं बढ़ी हैं। सरकार और किसान यूनियनों के बीच हुई कई दौर की बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अब भी कृषि कानूनों पर उपजे मतभेदों के हल के लिए इस मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करने के लिए उपलब्ध है। हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ 2 बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं। सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है। 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की। अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग जारी रखी। सदन में विधेयकों के पारित होने को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधेयक को व्यापक चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास कभी नहीं भेजा गया। श्री शर्मा ने सरकार से किसानों की विरोध स्थलों पर खड़ी की गई सड़क बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने सरकार से इस मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाने को भी कहा। कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने सवाल किया कि कृषि विधेयकों को अध्यादेश के माध्यम से क्यों लाया गया। श्री बाजवा ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में पिछले महीने की 26 तारीख को लाल किले में हुए हिंसक प्रकरण की जांच की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के विचारों को रखा। चर्चा में भाग लेते हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हालांकि केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रमुख नेताओं और पत्रकारों पर देशद्रोह के आरोपों का मुद्दा उठाया।
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र वर्तमान गतिरोध दूर करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण रास्ता अपनाए। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रस्ताव दिया कि केंद्र को 3 साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करना चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा के माध्यम से गतिरोध का समाधान किया जा सकता है। श्री मिश्रा ने लाल किले में हुई हिंसा की निंदा की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम ने मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। शिरोमणि अकाली दल के सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा ने एमएसपी की गणना के लिए वैज्ञानिक आधार की मांग की। उन्होंने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने को कहा। सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम में पारदर्शिता और इसके कारण कृषि बाजारों में आई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में 1000 और मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। कृषि उपज विपणन समितियों को आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत कोष से धन दिया जाएगा। ई-नैम कृषि उपज के व्यापार का एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से किसानों की बहुत से बाजारों और खरीदारों तक पहुंच हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी और सुधार के अतिरिक्त कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सकेगी। ई-नैम योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों की प्रक्रिया में सुधार लाना है ताकि दूर दराज में बैठे किसानों तक इसका लाभ पहुंच सके। इस पहल के जरिए किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होती है, जिससे उनकी आय भी बढ़ती है। अब तक 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इसके तहत 1,69,00,000 से अधिक किसान और 1,55,000 व्यापारी पंजीकृत हैं। इस ऑनलाइन और पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया में किसान व्यापार के प्रति उत्साहित हो रहे हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री की न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रशासन की दृष्टि के अनुरूप है। आज नई दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास मजबूत करने के लिए विवादों के शीघ्र निपटान के लिए इस बजट में एक निपटान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी गई है। ये विकास की गति को तेज करने और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत पर जारी रहेगा। रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान है। GDP growth is projected at 10.5% in 21-22, in the range of 26.2% to 8.3% in H1 and 6% in Q3 of the coming financial year, that is 21-22. श्री दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर का अनुमान संशोधित करके 5.2% कर दिया गया है। The projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that from January to March, and to 5.2% to 5% in the H1. And for Q3 of next year, we are projecting 4.3%. And we are assessing that the risks would be broadly balanced. श्री दास ने कहा कि वर्ष 2020 में हमारी क्षमताओं और धैर्य की परीक्षा ली गई, जबकि 2021 एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात करेगा।
आज छठी द्विमासिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में श्री दास ने 2021-22 के बजट के दौरान केंद्र द्वारा प्रस्तावित एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक में एनपीए की सही स्थिति का खुद आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्री दास ने कहा कि बॉन्ड बाजार में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है। उप गवर्नर बीपी कानूनगो ने भी खुदरा भागीदारी योजना के बारे में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की मात्रा को देखते हुए निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा का स्वागत किया है। बंधन बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री सिद्धार्थ सान्याल ने कहा है कि जहां एक ओर रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में यथास्थिति बरकरार रखी है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के विकास और मुद्रास्फीति को लेकर वो काफी आशान्वित है। उन्होंने कहा कि बैंक ने आर्थिक विकास के लिए जब तक आवश्यक हो निवारक मौद्रिक नीति को जारी रखने पर जोर दिया है। श्री सान्याल के अनुसार बैंक का मानना है कि सरकार द्वारा अधिक कर्ज लेने के बावजूद अर्थव्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं आएगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि नकद आरक्षी अनुपात को लेकर आज की गई घोषणा से बैंक को बाजार में पूंजी संबंधी आवश्यकता से निपटने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने रिजर्व बैंक की इस पहल को प्रगतिशील बताया है। जो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो Q1 में 47% घट के रह गई थी, वो अब बढ़ के 63% हो गई है, जो काफी प्रोत्साहन देती है। और जो हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के अंदर हमने पैकेजेस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आरबीआई ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिसी रेट्स हैं वो बढ़ाए नहीं है, चेंज नहीं करे हैं। और एलटीआरओ में बैंक से एनबीएफसीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई है और एफडीआई और एफपीआई में भी काफी प्रोत्साहन है और काफी फॉरेन एक्सचेंज देश में आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 41,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिनसे 4,70,000 रोजगारों का सृजन हुआ है और 4,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बंगलुरू में आज एयर इंडिया प्रदर्शनी के अवसर पर स्टार्टअप सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। Startup India was based on 3 major pillars. First, simplification and hand-holding. Second, funding and incentives. And third, incubation and industry academia partnerships. With a resounding success since its start, the program today boasts an ecosystem of more than 41,000 startups and 4.7 lakh jobs reported by them. Also, rupees 4,500 crore of investment made in 384 startups through Funds of Fund scheme. In such an ecosystem, it will not be an exaggeration to say that our economy is soon going to be driven by these startups. श्री सिंह ने कहा कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, स्टार्टअप मंथन और आईडीएक्स अवार्ड जैसे कार्यक्रमों ने देश में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईडीएक्स योजना के तहत 1,200 से अधिक स्टार्टअप और इनोवेटर्स को प्रोत्साहन दिया गया है, जिनमें से 30 तकनीकी क्षेत्रों के लिए 60 स्टार्टअप्स को चुना गया और प्रत्येक को प्रोटोटाइप बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे 10 स्टार्टअप्स ने आज 100 करोड़ रुपए के उत्पाद विकसित किए हैं। Attaining self-reliance in the manufacturing of defense equipment is a crucial factor for maintaining India's strategic autonomy. The IDEX initiative stands out as one of the most effective and well-executed defense startup ecosystem created in our country. I believe it is a decisive step towards achieving self-reliance in the true spirit of the Atmanirbhar Bharat campaign. With this aim in view, we have taken many steps to foster and encourage this partnership with private industry.
भारतीय नौसेना ने आज सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 3 मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त किए। ये हेलीकॉप्टर तटीय सुरक्षा के लिए अनुकूल हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के अवसर पर मीडिया को बताया कि ऑर्डर किए गए 16 MK3 हेलीकॉप्टरों में से आज 3 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की गई। ALH के नौसैनिक संस्करण में उन्नत सेंसर की सुविधा है जो भारतीय जल क्षेत्र में मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी घुसपैठ का पता लगा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर में बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी हवाई प्रदर्शनी एरो इंडिया के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर एक बंधन समारोह भी होगा जहां देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आज तीसरे दिन भारतीय और विदेशी लड़ाकू विमान अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय तथा गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। 4% की रेपो दर और 3.35 की रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, स्टार्टअप पहल से रक्षा क्षेत्र में 4,70,000 रोजगार सृजित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बेंगलुरु में अब से थोड़ी देर में संपन्न होने वाले एरो इंडिया शो में मौजूद रहेंगे। देश में 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में चायकाल तक 2 विकेट पर 140 रन बनाए। देश भर में अब तक 49,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,09,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। हमारा देश विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला देश था। पहले 4 मिलियन वैक्सीनेशन करने में हमें 18 दिन लगे हैं। ये विश्व का सबसे कम समय है। 97% ऑफ द पीपल वर सेटिस्फाइड विद ओवरऑल वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। मंत्रालय ने कहा कि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61% लोगों को टीका लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल लोगों का 11% टीकाकरण किया गया है। इस बीच कल 15,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 4 लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश भर में 1,51,700 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 4% हैं। कल 12,408 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 120 रोगियों की मौत होने से कोविड से मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल विभिन्न जांच केंद्रों में 7,15,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। अब तक देश में 9 करोड़ 99 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 3,39,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण इस महीने की 8 तारीख से शुरू किया जाएगा। मॉपअप राउंड के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में 8,664 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 3 और 4 फरवरी को 2 दिवसीय मॉपअप राउंड का आयोजन किया था। भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा जैसे कुछ जिलों को छोड़कर राज्य भर में मॉपअप सत्र आयोजित किए गए। कल 473 स्थलों पर स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का 22% टीकाकरण किया गया। अलीराजपुर में 87% दर्ज किया गया, जो राज्य में टीकाकरण का उच्चतम प्रतिशत रहा। डिंडोरी में 56% और बालाघाट
बालाघाट में 51% टीकाकरण दर्ज किया गया। राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने जानकारी दी है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 8 फरवरी से शुरू होगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड के खिलाफ चल रहे राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में ओडिशा ने लगभग 69% लोगों का टीकाकरण कर लिया है। कल राज्य में 145 सत्र स्थलों पर लगभग 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। बिहार में अब तक 3,11,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 47,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। राज्य में कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव का मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण अभियान का आज आखिरी दिन है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस बीच राज्य में कोविड से ठीक होने की दर 99.04% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.91% अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल आज से खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष मार्च से बंद थे। तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब सभी महाविद्यालय सप्ताह में 6 दिन खुले रहेंगे। ये आदेश बचे हुए पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करने के लिए जारी किया गया है। इस दौरान महाविद्यालयों को कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये महाविद्यालय इस महीने की 8 तारीख से खुल जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। आसियान भारत हैकाथन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सहयोग अन्य देशों के लिए आदर्श उदाहरण बन गए हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आसियान भारत हैकाथन युवाओं को अपनी बुद्धि और ऊर्जा का एक साथ इस्तेमाल करने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस हैकाथन में 10 आसियान देशों और भारत से 300 से अधिक छात्रों और अधिकारियों ने भाग लिया। चेन्नई में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 2 विकेट पर 158 रन बना लिए थे। भारतीय टीम का नेतृत्व विराट कोहली और इंग्लैंड की टीम का नेतृत्व जो रूट कर रहे हैं। भारत में कोविड संकट के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इस श्रृंखला में विजयी होने वाली टीम 2021 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होने वाले आईसीसी विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। अनुकूल वैश्विक संकेतों की मदद से शेयर बाजार आज 5वें दिन भी तेजी में रहा और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। संवेदी सूचकांक 50,008 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि निफ्टी 15,000 के आंकड़े पर था। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 5 पैसे मजबूत होकर $1 अमेरिकी के मुकाबले 72 रुपये 92 पैसे का हो गया। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 17 डिग्री और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं श्रीनगर में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 2 डिग्री के आसपास रहेगा। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। 45वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला इस वर्ष जुलाई में सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क मैदान में होगा। प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ ने घोषणा की है कि निर्णय पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस वर्ष मेले की विषय वस्तु बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। 4% की रेपो दर और 3.35 की रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, स्टार्टअप पहल से रक्षा क्षेत्र में 4,70,000 रोजगार सृजित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बेंगलुरु में अब से कुछ ही क्षणों में संपन्न होने वाले एरो इंडिया शो में मौजूद रहेंगे। देश में 49 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए इंग्लैंड ने पहली पारी में 4 काल तक 2 विकेट पर 140 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।